हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो हम यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, यानी करे अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम कहाँ रखें, उसका जो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए और वास्तविक बनना चाहिए। और उसके बाद क्या करें कि उसका आकार जो हो क्या होना चाहिए, वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे उसके, यानी कि उसको हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। यानी कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के समान के आकार के बराबर बनता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या बोले तो क्या, यानी आर दिया है कितना, 40 सेमी। हमसे उसकी फोकस दूरी पूछा है। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला ही पता होगा कि ए बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, फोकस दूरी ए बराबर r/2 स्मॉल एफ रहता है। एफ के जगह हम कितना रख सकते हैं, 40/2 काट दिया जाए 20, कितना निकला 20 सेमी आंसर। हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया है 20 सेमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस आवर्धन होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस आवर्धन होता है। आवर्धन की परिभाषा में मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को u और बिंब की ऊंचाई को v, अनुपात मतलब बट्टा, यानी इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा u/v, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कर उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु, बीम मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। जब किसी वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, या इसको हम आभासी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। पानी से जो भारी बाल्टी होती है उसकी गहराई अगर हम देखते हैं तो वो कम प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है, क्यों, यानी कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, और है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, यहाँ पर दिया ऑप्शन में, प्रकाशिकीय सघन, प्रकाशिक विरल, पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक क्या होगी, सघन होगी। क्या होगी, सघन। बात समझ रहे हैं ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है, कर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। कर्निया के बाहरी
पृष्ठ पर होता है, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरण का अधिक अपवर्तन होता है कहाँ होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम या सभी रंगों से कम। यानी इसमें जब सूर्य के प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उसमें लाल रंग का जो विचलन होता है सभी प्रकाश से क्या होता है? कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सभी रंगों से अधिक होता है, तो इसीलिए इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 करे किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा यानी कि अधिक होता है? किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कह रहा है? अरे कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? यानी कि बढ़ता है। यानी समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, जूल यानी कि हम अभी बताए कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का, यानी कि वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है? ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह कह रहा है कि एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यानी एक बल्ब है जिसमें 1 मिनट में 120 कूलम आवेश क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि 1 मिनट में कितना? 120 कूलम। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। ठीक है, कूलम हमारी क्या वैसे दिया है कितना? 120। तो यहाँ पे हम विद्युत धारा का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लेकिन विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाता है? क्यू बाई टी। तो क्यू के जगह पर आवेश हमारा 120 दिया है, अब बट्टा ये कितना दिया है? 60। 8 दिया जाए 2, तो कितना निकल जाएगा? 2 एम्पियर। बात समझ आ रहा है ना? यानी कि यहाँ पे हमारा जो विद्युत धारा का मान हो जाएगा वो कितना होगा? 2 एम्पियर। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे दिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि एक, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ए पढ़ते हैं। म्यू ए बराबर कितना होता है? यानी इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो इसका वैल्यू जो होता है वो 10 के पावर माइनस 6 ए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है?
फिर एक बार क्वेश्चन हम समझते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है, यानी कितने परिवर्तन होते हैं, कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है, तो यानी कि इसमें आधा, आधे हो जाएगा आंसर हमारा, यानी कि आधे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो कह रहा है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भूसंपर्कित। घरेलू वायरिंग में कितने तार होते हैं? 3। एक उदासीन विद्युन्मय होता है, उदासीन होता है, और दूसरा क्या होता है? भूसंपर्कित होता है। अर्थिंग जिसको भी कह सकते हैं या अर्थ वायर कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं, तो इन तारों के रंग कैसे होते हैं? तो विद्युन्मय जो तार होता है वह लाल रंग का होता है, उदासीन तार होता है काला रंग का होता है, जो भूसंपर्कित है वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और एक सामान्य नेत्र यानी आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारे आँखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या कह रहा है? और है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर है? यानी कि एक एसी जनित्र होता है उसमें और एक डीसी जनित्र होता है, उनमें क्या अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन यानी यहाँ पर हम देख लेंगे डी वाला, यानी कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि एसी जनित्र क्या होते हैं? में सर्पिल वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। यही इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है क्या है? सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऊर्जा जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होते रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो कोयला तो समाप्त होने वाला है, पेट्रोल भी समाप्त होने वाला है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त होने वाला है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये सृष्टि हमारा रहेगा, सूर्य प्रकाश देता रहेगा, ठीक है, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, तो इसलिए ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी कि ये जो दिया हुआ है AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी क्या हो रहा है? यहाँ पर जाकर टूट रहा है, यानी कि विघट अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, अपघटित होकर जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लीड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। यह धुआं किसका है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का, यानी कि लीड नाइट्रेट के चूर्ण को जब एक परख नली में रखकर गर्म करते हैं तो वहाँ से एक धुआं निकलता है। कैसा निकलता है? भूरे रंग का धुआं निकलता है। वो धुआं में क्या होता है? लेकिन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का होता है। ये धुआं किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। यानी कि जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यानी कि भस्म कहेंगे। हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे या हाइड्रोनियम आयन देंगे। तो कौन सा आयन देंगे? यानी कि इनमें से सभी ये तीनों आयन हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र होता है? जिप्सम का होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन है इसमें? यानी कि NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल की, ठीक है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बना होता है क्या? बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें सभी होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 31 नंबर, जास्ता का अयस्क है। जास्ता का अयस्क कौन है इसमें? जिंक ब्लेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, कौन? यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें लोहा एवं कार्बन के अलावा और कौन से तत्व रहते हैं? तो निकेल और क्रोमियम रहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है, ठीक है। एनोडीकरण। 34 नंबर क्वेश्चन, और निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यानी कि दिया है एल्यूमिनियम, यानी कि Na सोडियम, Cu कॉपर, Fe आयरन, यानी सॉरी F यहाँ आयरन दिया है। अब इसमें हमें बताना है कि किसका गलनांक सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम गलनांक किसका होता है? सोडियम का होता है, Na का। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या होता है? वियोजित हो जाता है। वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम डाई डाई हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, और चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वह है C12H22O11, यानी कि C12H22O11 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो दिया क्या क्या है? सल्फर दिया है, कार्बन दिया है, आयोडीन दिया है, ब्रोमीन दिया है। तो आयोडीन क्या है इसमें से? चमकीला अधातु है, ठीक है। अधातु पूछा गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी कि उपयुक्त है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि? यानी कि जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वह जंग से क्या होगा? बचा हुआ रहेगा। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र क्या होगा? एक होगा, लेकिन उसकी संरचना सूत्र क्या होगा? विभिन्न, यानी कि अलग अलग होता है। उसे हम क्या कहेंगे? समवायी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो दो अबंध पाए जाते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एथिल एल्कोहल का आईयूपीएक नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी, यानी कि आईयूपीएक भी कह सकते हैं इसको। आईयूपीएक नाम क्या है? तो एथेनॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिया है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं।
CHO अभिक्रिया मूलक को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयुपीएक नाम है। एसिटिक अम्ल का आयुपीएक नाम है, क्या नाम है? एथेनॉइक अम्ल है। क्या नाम है? एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से, यानी कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। यानी कि यहाँ पे ये तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। कह रहे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि डोबरेनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को तीन तीन समूहों में वर्गीकृत किया। इन समूह को क्या कहा गया? इन समूह को क्या कहा गया? यानी कि त्रिक कहा गया। ठीक है। फिर समझ लेते हैं इसको। और डोबरेनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को तीन तीन समूहों में वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा गया? तो इन समूहों को त्रिक कहा गया। क्या कहा गया? डोबरेनर का तिर्यक नियम कहा गया। बात समझ रहे हैं ना? यानी पे त्रिक दिया था, त्रिक या डोबरेनर का तिर्यक नियम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो इन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है। ये क्षैतिज ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो ऐसे कहेंगे। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। इसको आवर्त कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो क्षैतिज कतारें हमसे पूछा गया, तो क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? वो आवर्त कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन क्लोरीन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इसका संकेत क्या होता है? Cl होता है। परमाणु संख्या होता है 17। मान लीजिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p कितना हो गया? यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 2 2 4, 4 6 10 और 10 2 12, 12 5 कितना हो गया? 17। यानी कि यहाँ पर हो गया कितना? 2 और ये हो गया 5। यानी कि इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया? 5 और 2 7। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 7। यहाँ पर कहा दिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यहाँ पे कुछ धातु दिया गया है, हमें इसमें से बताना है कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है। तो इनमें से कौन सबसे कम कम अभिक्रियाशील है? तो जो आयरन है यानी कि Fe, ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? तो जो मैग्नीशियम है वह क्या है? क्षार धातु नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन। और अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन उत्पादों द्वारा पकड़ता है। ठीक है। 55 नंबर कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। यानी क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं? हरे भरे दिखाई देते हैं, हरे होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? यानी कि छोटी आंत में पूर्ण होती है। जो पाचन की क्रिया होती है हमारे शरीर में, वो कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है?
निम्नलिखित में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो कौन करता है? प्रोटीन का पाचन, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है इसमें? तो प्रोटीन का पाचन करना किसका काम है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन होते हैं? निम्न में स्वपोषी कौन होते हैं? तो हरे पौधे। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग है कौन सी? गिल्स, यानी मछली कहाँ से श्वसन लेते हैं? गिल्स से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन के कमी से होती है एनीमिया, ध्यान रखना है इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, और है कि सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है कितना? 80 mm। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करते हैं या पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? किनको? तो नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, यानी उत्सर्जन का कार्य करता है। इसके बाद देखें 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, कहाँ पे? यानी कि डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ए, डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है किसको? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा को। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा को माना जाता है क्या? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद से देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नांकित में यानी कि जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनलिन। क्या है? एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन द्विखंड होता है। द्विखंड किसमें पाया जाता है? सॉरी, द्विखंडन होता है किसमें? पैरामेसियम में, अमीबा में, लिस्मैनिया में, इनमें सभी, यानी कि इनमें सभी में क्या पाया जाता है? द्विखंडन होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय जो है क्या होता है? फल बनता है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में यहाँ पर जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है?
निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? कौन है? अपेंडिक्स है। ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग कहलाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। ठीक है। 76 नंबर, मनुष्य के 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोसोम। 77 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि केंचुआ उदाहरण है। तो केंचुआ किसके उदाहरण है? तो उभयलिंगी जीव के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केंचुआ उभयलिंगी जीव के उदाहरण है। 78 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी, मानव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। ठीक है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। उसके बाद देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीडीटी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब ये जो हमारे 80 क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।